नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड है, ये पूरा सुपर साफ करने आया हूँ। दैट मीन्स मेन जो आपका सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर, वो दो सब्जेक्ट मेन यानी कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिसका नाम है पीटीसीडी। इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट। इसको पीटीसीडी कहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है पीपीआई। कौन सा आई? पीपीआई, डेट मीन्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ये दो सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। इसके अलावा भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जेनरिक और एईसीसी के अंदर। डेट मीन्स जैसे कि आप किसी के पास हिंदी होता है, पटकथा वाली एक हिंदी है, हिंदी कविता हो गया, या आपके पास हिस्ट्री वर्ल्ड आफ्टर 1945 होगा, या आपके पास ईवीएस होगा। डेट मीन्स सब्जेक्ट तो कोई ना कोई होगा ही होगा, किसी के पास ईवीएस भी हो सकता है। तो एक हम उस पर भी बात करेंगे अभी, जो जेनरिक और जो एडिशनल सब्जेक्ट है आपके। लेकिन पहले जो कोर सब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले आपकी इनकी प्रिपरेशन करवाऊंगा, देन उन सभी सब्जेक्ट्स पे आऊँगा। इनकी प्रिपरेशन कर लोगे आप तो एक मन का बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हो आप। तो ऑफलाइन एग्जाम देने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आंसर्स को कैसे लिखते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसके अंदर प्लीज़ उस वाले वीडियोस को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप सभी को नोट्स के लिंक्स वगैरह एंड कुछ अपडेट्स वगैरह जो आती है और टिप्स वगैरह वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना आप, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अभी हम बात करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर। इनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही आपको वीडियोस भी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पीटीसीडी, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद या विवाद कह लो आप, ठीक है। पहला हमारा ये है, फिर हम पीपीआई पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं आपको पहले ये समझा दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर दोस्त हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, बट ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था तो पढ़ नहीं पाए आप, मुझे पता है ये बात। लेकिन मैं आपको हल्के में समझा देता हूँ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। अभी आपको ये पता होगा कि जिस तरीके से हमारा संविधान है वो बैलेंस बना के चलता है। बैलेंस बना के चलता है कि भाई सरकार क्या काम करेगी और जनता को कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, और देश रेगुलेट यानी कि डिसिप्लिन के साथ होगा। लेकिन जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर सबसे मेन फोकस इन बातों पे होता है कि गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को कितनी पावर्स मिलेगी और पब्लिक को, किसको? पब्लिक को कितने राइट्स मिलेंगे, और स्टेट कैसे एक्ट करेगा, यानी कि स्टेट क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। पहली चीज़ तो ये। और गवर्नमेंट को कितनी पावर्स मिलेगी। गवर्नमेंट को इतनी पावर्स ना मिल जाए जिससे कि लोगों की जो लिबर्टी है उसका भी वॉइस होने लग जाए, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड लोगों को इतनी राइट तो ज़रूर मिले ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्टिव रख पाए। इन्हीं चीज़ों का बैलेंस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि राज्य को, दैट मीन्स सरकार को कितनी शक्तियाँ मिलनी चाहिए, कितनी शक्तियाँ देनी चाहिए, और पब्लिक को यानी कि लोगों को कितने अधिकार मिलने चाहिए। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो इसका जो ये वाला जो वर्ड है, आपको ये भी वर्ड समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट एंड डिबेट। चलिए आपको मैं कंसेप्ट एंड डिबेट बता दूँ। कंसेप्ट का मतलब ही होता है वो सारे कंसेप्ट जो एक पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर, यानी कि जितनी अलग अलग थ्योरीज है उसके अंदर पढ़ा जाता हूँ। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब एक इंसान जब ये कहता है कि राज्य जो है, दोस्त मैं जब भी राज्य बोलूँगा समझना मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट तो एक इनविजिबल है, उसको रेगुलेट तो गवर्नमेंट ही करती है भाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पावर इतनी मिलनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर बंदा आके ये कहता है, ठीक, मान लो कि प्लेटो आगे कहता है, या एरिस्टोटल कहता है, जीएस मिल कहता है, जेम्स मिल कहता है, हर्बर्ट स्पेंसर कहता है, रॉबर्ट नोजिक कहता है, या दोस्त डेविड रिगार्डो कहता है। बहुत सारे थिंकर्स हैं, मैं सारे थिंकर्स पढ़ाऊंगा आपको भी, बस सुनते जाना समझते जाना। अब इन थिंकर्स आके ये बताते हैं कि राज्य को इतनी शक्तियाँ मिलनी चाहिए, और कोई ये आके कहता है कि नहीं भाई, राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएगी तो लोगों का लिबर्टी का वॉयलेंस होगा, इससे लोगों को राइट्स ज़्यादा मिलना चाहिए, लोग अपना काम खुद ही कर लेंगे, स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट मिनिमम वर्क करे। तो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर। अब ये कंसेप्ट क्या है? ये वो कंसेप्ट है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं। जैसे इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, जस्टिस, न्याय, ऐसे वो सभी कंसेप्ट जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स लोगों से जुड़े हुए हैं। अब
यहाँ पे जब हम ये पढ़ेंगे कि लोगों को कितनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो ये क्या है, ये सीधे सीधे एक डिबेट का मुद्दा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी के साथ कंसेप्ट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम इसके अंदर इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी इन सभी को पढ़ने वाले हैं। और डिबेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये डिबेट का इशू है। अब एक इंसान को कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, कितनी लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा? हम आपस में मिलेंगे, फिर डिबेट करेंगे, उस पर बहस होगी, बहस होने के बाद जो बातें निकल कर आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपके खोपड़े में कुछ कुछ घुस रहा होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंसेप्ट एंड डिबेट क्लियर है। चलिए, तो हम डिबेट के बात करने वाले अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, ये चीज़ समझ में आपको आ गया है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं आपको टॉपिक समझाने के लिए। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लिबर्टी के ऊपर आ गया है। ये देखिए, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रता है, उस अवधारणाओं को यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। नकारात्मक का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट, पब्लिक यानी कि लोगों के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, इंसान अपना काम खुद ही कर लेगा। अब उसके मन में जो आए वो करे, लेकिन स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा भाई। लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसका मतलब होता है कि इंसान अपने मर्जी से काम कर सकता है, लेकिन अगर इंसान के उस काम से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो स्टेट अपना डंडा लाएगी और पिछवाड़े में बजाएगी। डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर स्टेट इंटरफेयर करेगी जहाँ पे नीड होगा। अब आया आपको समझ में पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। टॉपिक को मैं पहले फटाफट आपको मैं हल्के में समझाऊं ब्रीफली में, आपके भेजे में कुछ घुस जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा भेजे में घुसा दूंगा, आपका पूरा खोपड़ा खोल दूंगा, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसके अंदर J.S. मिल की एक प्रिंसिपल है। J.S. मिल एक थिंकर है जिसकी बुक है ऑन लिबर्टी, और इस बुक के अंदर इसने किसके ऊपर, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पे अपने विचार दिए हैं। ग्रेजुएशन के अंदर आप पूरा पेपर भर दोगे, नंबर नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन लिखना होगा, थिंकर के व्यूज़ लिखने होंगे कि किस थिंकर ने किस टॉपिक पे क्या कहा है, यानी कि उनके स्टेटमेंट को लिखना होगा, आपको कोटेशन के साथ लिखना होगा। और उस थिंकर के द्वारा कोई बुक पब्लिश की गई है तो वो भी बताना होगा। अगर ये सब चीज़ आपने मेंशन कर दिया, मैं कसम से कहता हूँ टीचर पागल हो जाएगा। बच्चों को तो पढ़ाया ही नहीं गया है भाई, ऑनलाइन एग्जाम्स के बाद तो अब ऑफलाइन फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये पढ़कर कहाँ से आ रहे हैं यार, बड़ा मज़ा आ जाएगा। यही सब चीज़ हमने अपने नोट्स में शामिल कर दिया है। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दोस्तों नोट जरूर ले लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में, और उसी में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। आपको कुछ भी बाहर से माल मटेरियल लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि भाई ये भी लेना है, ये भी लेना पड़ेगा, वो भी टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, आप चाहे DU में हो, इग्नू में हो, SOL में हो, रेगुलर NC में हो, किस में भी हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड लिमिट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया ना कि ये डिबेट का पूरा टॉपिक है हमारा। अब इसमें जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि एक उदारवादी लोकतंत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अब आपको पूरा डिबेट करना है इसके अंदर। अभी आपको इसमें यह बताना है कि एक लोकतंत्र के अंदर देखो, भाषण और मीडिया, ये तो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया यहाँ पे तो, लेकिन ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक इंसान को किस हद तक मिलनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसका आंसर आपको इसके अंदर बताना है। इन सभी को मैंने समझाया हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन आपको इसके सॉल्यूशन भी दे के जाने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस। किसके द्वारा दिया गया, जो रोनाल्ड डार्विन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। यानी कि आप देखोगे जब भी क्वेश्चंस आप कोई पढ़ रहे होगे तो कभी कभार थिंकर्स के नाम डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रोनाल्ड डार्विन के द्वारा, तो रोनाल्ड डार्विन के द्वारा प्रतिपादित संसाधनों की समानता की अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पता है डार्विन ने क्या कहा ना दोस्त, इसने कहा कि मान लो दो इंसान हैं, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी आपको। ऐसे तो मैं आपको डीपली पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊं। देखिए, डार्विन ये कहता है, मान लो कि दो इंसान हैं, ठीक है,
ये इंसान थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि डिसेबल्ड है, यानी कि अब पैर में या इसके हाथ में कुछ दिक्कत है और व्हील चेयर पर ये बैठ के चल सकता है, लेकिन ये खड़ा होकर बेचारा नहीं चल सकता। और ये अपना फुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल मस्त है, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपको सामने। दो इंसान ये हैं और ये दोनों इंसान बिल्कुल मस्त हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मान लो कि गवर्नमेंट को रिसोर्सेज को बांटना है या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन दोनों के साथ तो गवर्नमेंट बराबर का डिस्ट्रीब्यूट करेगी संसाधनों को। जितना इसको मिल रहा है मान लो उतना ही इसको मिल जाए। अगर गवर्नमेंट इसको 10 रुपये दे रही है तो इसको भी 10 रुपये मिल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस वाले कंडीशन में आते हैं तो डार्किन ये कहता है कि अगर इसको 10 रुपये दे रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, तो इसको 15 रुपये मिलना चाहिए। इसको एक्स्ट्रा पैसा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये अपनी बीमारी पे खर्च कर पाएगा। अगर हम दोनों को बराबर दे दें तो ये तो और आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास अपने शारीरिक रूप में कुछ फिजिकली इसको मतलब कि प्रॉब्लम है, तो आगे कैसे निकल पाएगा ये। तो डार्किन पहला तो ये कहता है यहाँ पे संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसकी अलग से थ्योरीज दी गई है, और उन थ्योरीज के अंदर ऐसे कौन कौन सी सीमाएं, यानी कि क्रिटिकली आपको एवल्यूट करना है इस थ्योरी के अंदर। पहली बात तो इसके अंदर ये है, इस टॉपिक को मैंने इक्वलिटी वाली चैप्टर में समझाया हुआ है, मैं उन वीडियोस का लिंक देने वाला हूँ आपको, ये सब कुछ आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डज अफर्मेटिव एक्शंस प्रमोट एग्लिटेरियनिज्म इन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। किस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही एक समतामूलक समाज को प्रोत्साहित करता है। देखिए इक्वलिटी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि ये अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपने अफर्मेटिव एक्शन वर्ड सुना तो आपको समझ में नहीं आया, अगर मैं आपको रिजर्वेशन बोलूँ तो हाँ अब समझ में आ गया, यही होगा ना भाई। तो कुछ वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले से ही। जिसको हम इंडिया के अंदर रिजर्वेशन कहते हैं, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री ब्रिटेन वगैरह उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, ठीक है। डेट मीन्स जो ST SC या जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, यही हमारा अफर्मेटिव एक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समाज में समानता लाने के लिए अफर्मेटिव जो एक्शन यानी जो रिजर्वेशन है वो कहाँ तक सही है। आज भी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट होता है भाई, कि सब कहते हैं कि कास्ट बेस पे ना होकर ये इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, और ये सोसाइटी के अंदर अगर हम ये ख़त्म कर देते हैं और इकोनॉमिक बेस पे होती है। आज भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ST SC में हैं उनके पास रिसोर्सेज है बट कुछ के पास नहीं है। लेकिन बहुत डिबेट का इशू है, लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन मत दो, कुछ लोग कहेंगे रिजर्वेशन दो, कुछ लोग कहेंगे एजुकेशन में मत दो भाई, कुछ लोग 50-60% भी ला के उनको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। तो इस डिबेट का इशू है, तो किसका क्या कहना है किसका नहीं कहना है इस वाले टॉपिक में आपको समझना है। अफर्मेटिव एक्शन वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में ये PDF सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी एवं समुदायवादी आलोचनाओं के प्रकाश में जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त इस पूरे बुक की, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट की। जस्टिस के ऊपर जॉन रॉल्स की थ्योरी है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी दी है न्याय के ऊपर कि न्याय कैसे मिलना चाहिए। जॉन रॉल्स कहता है कि न्याय तभी मिलेगा सभी लोगों को जब 3 चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। पहला, सभी लोगों को लिबर्टी मिले, स्वतंत्रता मिले। दूसरा, सभी को इक्वलिटी मिले, समानता मिले, सभी बराबर हैं। तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहता है कि समाज में जो पिछड़े हैं और जो पिछड़ों से भी पिछड़े हैं उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी कि जो पिछड़े हैं उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी समाज में समानता आ सकती है। इसको एग्जांपल देके मैं बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो दोस्त ये पूरी सोसाइटी है हमारी और ये इतने सारे लोग हैं सोसाइटी के अंदर। ये जो तीसरा पॉइंट है ना जॉन रॉल्स का, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, बाकी मैंने वीडियोस में तो बताया हुआ है। ये देखिए इतने सारे लोग हैं और सोसाइटी में मान लो ये पिछड़े हुए हैं और ये फुल अपना मतलब कि सही रिसोर्सेज इनके पास है, लेकिन इतने लोग पिछड़े में से इतने और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जॉन रॉल्स कहता है अगर पिछड़ों में से सबसे पिछड़े लोगों को, यानी कि जो बिल्कुल ही यानी कि बिल्कुल मिनिमम लोगों को मैक्सिमम दे, तो सोसाइटी में जस्टिस आ सकता है। लोगों को अपना हक मिलना ही जस्टिस होता है, लेकिन अगर जो पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो हाशिए पे हैं, उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे में जस्टिस का कोई हनन नहीं होगा, कोई वॉयलेंस नहीं होगा।
नेक्स्ट क्या है, मानव अधिकार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक सापेक्षता किस प्रकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को प्रभावित करती है। तो पहले तो ह्यूमन यानी कि राइट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है ये, अब राइट्स से ही निकालकर ह्यूमन राइट्स दे दिया गया, मानवों का अधिकार दे दिया गया आपको। एंड कल्चरल जो रिलेटिविज्म है इसके ऊपर पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, उसके लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्ती है। और इसके ऊपर डिबेट है आखिर एक जो कल्चरल से उठाना है पॉइंट और किस तरीके से ये आज दुनिया भर के कंट्री के अंदर राइट्स को इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। मैं अपने टॉपिक में समझाने वाला हूँ ये एवल्यूट द डिबेट्स ऑन कैपिटल पनिशमेंट, यानी जो मृत्युदंड दिया जाता है उसके ऊपर डिबेट करना है, क्या ये सही है या गलत है। देखो आज भी कई सारे कंट्रीज के अंदर इसको बैन कर दिया गया है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, इसके लिए उम्र कैद की सज़ा दे दो, और भी सज़ा इसके अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, बट मृत्युदंड देने से मना कर दिया गया, काफ़ी सारे कंट्री में इसको बैन कर दिया गया है। बट ये सही है या गलत है ये डिबेट का मुद्दा है भाई, समझाऊंगा इसको टॉपिक के अंदर में। तो एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग करने होंगे। मान लो कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, आपने मान लो 5th क्वेश्चन कर लिया और 6th क्वेश्चन कर लिया, तो 3 क्वेश्चन आपने लॉन्ग कर लिया और एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट करना होता है लास्ट का, जो 8 क्वेश्चन आता है 8 नंबर वाला। इसमें से आपको 4 पॉइंट्स दिए होते हैं, किसी 2 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना होता है, इसको शॉर्ट नोट्स कहा जाता है। पहला आया हुआ है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू स्टेट, यानी कि राज्य के प्रति राजनीतिक दायित्व का विचार। एंड दूसरा आया हुआ है समानता का सामर्थ्योपागम एंड ग्लोबल जस्टिस एंड 3 जनरेशन ऑफ द राइट्स। मैं दोस्त अगर मैं बताऊं मैं होता तो मैं कौन सा क्वेश्चन करता जो कि सबसे सही है, यानी कि उसमें आप लिख भी सकते हो। पहला है दोस्तों वैश्विक न्याय यानी ग्लोबल जस्टिस, और दूसरा है अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, इनको अपने नोट्स प्लस मैंने वीडियोज़ में ही बताया हुआ है। इनकी वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी, चलिए दोस्तों आपको पहले मैं ये बता दूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कंसेप्ट एंड डिबेट्स पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी टोटल 10 वीडियोस बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से काफ़ी सारी वीडियोस निकल कर आ जाएगी, ऐसी लाइन में आएगी इस तरीके की वीडियो इसके अंदर, और एक एक करके सारी वीडियोस देख ली, सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस नोट्स लेना मत भूलना भाई, नोट्स अपडेटेड है 2022 एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए नोट्स रामबाण का काम करेगा। फॉर्मेट लिखने का पता चल जाएगा आपको, और जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स कवर कर दिए गए, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। चलिए एक पेपर हमारा ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, उसको भी सोल्व कराऊंगा मैं। नेक्स्ट दोस्तों पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये टॉपिक जो है ना ये मतलब कि कह सकते हो आपकी थोड़ा सिविक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसमें भी आपको मज़ा आने वाला है टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके पतन के क्या कारण थे। पहला क्वेश्चन कांग्रेस प्रणाली, डैट मीन्स जब वे भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 आज़ाद हुआ भारत, तो 1967 से तक भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की ही सरकार रही है, इसको ही कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है इसको। तो इसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस का पतन होता चला गया, डैट मीन्स स्टेट के अंदर भी कई जगह कांग्रेस हार गई, और सेंटर में भी आपको पता है कि आपातकाल, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई है ना, चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, तो उसके बाद 1989 के बाद तो कांग्रेस गठबंधन की ही सरकार आ पाई, और 2014 के बाद तो कांग्रेस का हाल आपको पता ही है, हाल बेहाल है। बट जारी है भाई कोशिश तो है ना, विपक्ष मजबूत होना चाहिए देश के अंदर, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष कितना ही मजबूत है लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए देश में, ठीक है। पहला हमारे पास ये है। और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की भी दोस्त जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी वीडियो बनी हुई है, ये देख लीजिए आप। कांग्रेस प्रणाली वाली जो आपको मैं बता रहा था अभी, इसको मैंने कवर किया है अपने इस वाले चैप्टर के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास मैंने इस वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको, तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा इसमें से, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या आप सबको, कहीं दिख नहीं रहा भाई तो मैं इधर कर देता हूँ ना, ये देखिए अब दिखेगा, हाँ जी। तो इसी के मैंने अंदर ये पढ़ाया हुआ है, प्लस ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के टोटल मान लो 1 2 3 4 5 टोटल दोस्तों 5 पार्ट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो प्लीज़ एक बार आप इन 5 पार्ट्स को देख लेना, फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया अपना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन दी वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया इलेक्टोरल। देखो भारतीय मतदाताओं के चुनावी व्यवहार में समकालीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। जब इंडियन वोटर्स जब वोट देने जाते हैं तो वो किन बातों को अपने मन में ध्यान रख के वोट देते हैं, यानी वो किन बातों से अफेक्टेड होते हैं, पहले इसमें आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है भारत में राज्यों के संघीय पुनर्गठन के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए।
क्या इसने भारत की सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट किया है? अगर दोस्त आपको याद हो तो क्लास 12th के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड वाली बुक थी उसके अंदर क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक चैप्टर का नाम था। उस चैप्टर को आपने समझ रखा तो ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे। किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश बना, है ना, एंड अलग अलग मतलब कि भाषाओं के आधार पर भारत में राज्य बनाए गए। पहली बात तो ये काफ़ी डिबेट का इशू है। और क्या भारत सभी राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट कर पाया है? बिल्कुल नहीं जी। हमने कोशिश तो ज़रूर करी है, लेकिन कभी कभी नॉर्थ से, पंजाब से, है ना, कभी अलग राज्यों की मांग अलगाव को लेकर भारत के सामने थ्रेट्स या दो चैलेंजेस आते रहे हैं। ठीक है, तो ये डिबेट्स का इशू है, इसमें भी आपको बताना है पूरा आंसर। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता पर विचार विमर्श कीजिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो तो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्लास से मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बड़ा मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जाति का आपको पता है बिहार यूपी में बेशक पहले से कम हुआ है, बट अभी भी बहुत मतलब कि दोस्त मैटर करता है ये कास्ट आज भी। बिहार में तो आज ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिन द इशू ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज इन इंडिया। डू यू थिंक दे हैव प्रोवाइड, मतलब देखो अगर आप इस टाइम देखोगे तो अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर एक ना क्वेश्चन पॉलिटिकल डिबेट में भी आया था और पॉलिटिकल प्रोसेस में भी आ गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो डू यू थिंक दे हैव प्रूव्ड हेल्थी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, या क्या इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सही साबित हुए हैं या नहीं हुए? दैट मीन्स रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो। वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य की प्रवृत्ति यानी कि जो नेचर है उसको ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया भाई। स्टेट कहीं ना कहीं किन्हीं मामलों में कमज़ोर हुआ है, तो कुछ मामलों में टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ा सा पावरफुल भी बन गया है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आया हुआ है हमारे पास। किस किस के ऊपर आया? भारत में सांप्रदायिकता के दंगे बहुत ज़रूरी है भाई, कम्युनलिज्म टॉपिक आ जाता है ये कम्युनल पे। ठीक है, एंड चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, या कभी कभार दोस्तों कांग्रेस पे भी आ जाता है, बट बीजेपी पे लास्ट बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के। और इसकी भी वीडियोस जो फर्स्ट चैप्टर की बनी हुई है मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ नोट्स को जरूर ले लेना। जैसे आप नोट्स के लिंक पे क्लिक करोगे आपको वो वहाँ पे दिख जाएगा। आप क्लिक करके पेड नोट्स है वो, मार्केट से 10 ईयर कोई बुक्स वगैरह लोगे उसको लिए पेड करना पड़ेगा आपको। उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी हार्ड होगी। नोट्स से आप पढ़िए, क्योंकि अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है तो नोट्स समझ में आएंगे और अच्छे तरीके से आप पेपर भी निकाल दोगे। ठीक है, नोट्स जो सब्जेक्ट के बन चुके हैं उनको हमने अपडेट कर दिया है। आप लिंक पे क्लिक कीजिए और नोट्स को दोस्तों परचेज करके उसके PDF आपको मिल जाएगी और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज से वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो टॉपिक नहीं अवेलेबल उन टॉपिक्स पे वीडियोस में कल से लेकर आने वाला हूँ। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी प्यार ही बनाए रखिए। सभी जगह दोस्तों शेयर जरूर करना वीडियो को यार। आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।